तो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। रिपल्सन थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, वेसेपर थियरी। वेसेपर थियरी इसका क्या कहना है? कह रहा है कि ये थियरी क्या कहता है। इसका कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस, इसका कहना है कि बाउंडेड atoms and electrons are arrange themselves, ये अपने आप में ऐसे अरेंज करता है डैट कि मॉलिक्यूल हैज रखता हो हायर स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी अधिक हो, एंड हैज, और रखता हो लोअर पोटेंशियल एनर्जी, लोअर पोटेंशियल एनर्जी। करा है अकॉर्डिंग टू दिस बाउंडेड एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज देमसेल्फ, ये अपने आप में ऐसे सजाता है, अरेंज करता है डैट कि मॉलिक्यूल हैज हायर स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, एंड हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी, और उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, कम हो। हम लोग ये एक बात ये जानते हैं कि इफ़ यदि मॉलिक्यूल हैज लेस पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी कम हो, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल हैज रखेगा हायर स्टेबिलिटी, तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी अधिक होगा। और कह रहा है एंड इफ मॉलिक्यूल हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी, देन तब मॉलिक्यूल हैज लोअर स्टेबिलिटी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वह स्टेबिलिटी का उल्टा होता है, यानी स्टेबिलिटी जो होता है वह स्टेबिलिटी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा होता है। जिसका पोटेंशियल एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी जिसका ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, और जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ा सिंपल सा बात कहता है कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे अरेंज करता है कि उन लोगों में स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो। जैसे एक रूम में 2-3 बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं, तो वह बच्चे अपने बेड को ऐसे ओरिएंट करते हैं, अपने पोजीशन को ऐसे ओरिएंट करते हैं उन लोगों में इको कम से कम डेवलप हो और स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। वही बात ये कह रहा है, बताइए। कह रहा है, अब हम लोग बात आगे बढ़ाएं कि इफ यदि सेंट्रल एटम ऑफ molecule is surrounded by bounded pair
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन तब जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री जो होगा वह क्या होगा? रेगुलर होगा। कह रहा है दूसरा नंबर बात कि इफ यदि सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल इज surrounded by both bounded and non-bounded electrons, then तब geometry of the molecule will be irregular। तो उसका ज्योमेट्री कैसा होगा? इरेगुलर होगा। इरेगुलर का मतलब क्या होगा? डिस्टॉर्टेड होगा। सर बोले दूसरा नंबर पॉइंट में, इफ सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बोथ bounded and non-bounded electrons, then geometry of the molecule will be irregular। ये irregular होगा। पूछेगा कि भाई irregular क्यों होगा? भाई कह रहा है irregular क्यों होगा? ड्यू टू अ रिपल्शन ऑर्डर, एक रिपल्शन ऑर्डर के कारण होगा। वो रिपल्शन ऑर्डर क्या है कि लोन पेयर और लोन पेयर में अधिक रिपल्सन होगा बनिस्पत लोन पेयर बॉन्ड पेयर के, और बॉन्ड पेयर में लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम जो रिपल्सन होगा वो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। तो ये ऑर्डर दिमाग में रहना चाहिए कि लोन पेयर सबसे अधिक रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है। अब ये बात आया कि लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन क्यों देता है। कह रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि वाई लोन पेयर क्रिएट मोर रिपल्सन, लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट क्यों करता है? तो इसका आंसर क्या है? बिकॉज कारण है कि लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर हैज मोर सरफेस एरिया, कि लोन पेयर के पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो अधिक रिपल्सन क्रिएट करेगा। जैसे मान लीजिए एक टेम्पू है, उसमें 3 लोग बैठे, तीनों लोग लिंथिन हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग आराम से बैठ के जाएगा। लेकिन उसमें एक आदमी ऐसा बैठ गया जिसका जो थोड़ा मोटा ताजा है, तो क्या होगा? ये मोटा ताजा आदमी ज़्यादा रिपल्सन लेगा और उन लोगों की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हमने इसमें बात एक डेवलप किया यहाँ पे कि इफ सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री रेगुलर होगा, यानी बिल्कुल एक समान जैसा चलना होगा। अगर बॉन्डेड नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएगा, नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? लोन पेयर आ जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? एक रिपल्सन काम कर जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ऐसे चल रहे हैं, तो इस चाल को क्या बोलेंगे? रेगुलर चाल। ये एक तरह का चाल है। और मान लीजिए हम ऐसे चल रहे हैं और सामने एक कोबरा सांप आ गया, ठीक है ना, तो चलने का अंदाज बदल जाएगा, फिर आदमी डिस्टॉर्टेड चलने लगेगा। तो अगर हमारा बॉन्ड पेयर के बाद लोन पेयर उसमें आ जाता है तो इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाएगा, ठीक है ना।
और दूसरी बात ये दिमाग में रखनी है कि लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर में होता है। लोग पूछेंगे कि लोन पेयर में रिपल्सन क्यों ज़्यादा होता है, तब बोलिएगा बिकॉज लोन पेयर हैज मोर सरफेस एरिया। चूंकि वह लोन पेयर बॉन्ड नहीं बना पाता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे वह रिपल्सन अधिक क्रिएट करता है। उतारिए। अब देखिए हम 2-3 स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं, एक CH4 का स्ट्रक्चर और एक अमोनिया का स्ट्रक्चर और एक वाटर का स्ट्रक्चर, तीन लोग के लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इधर एलिमेंट है और यहाँ पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कह रहा है हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और आप आइए ये लिथियम, ऐसे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इन लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अगला बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। इन लोगों का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, इसका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, इनका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। उसके बाद नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, इनका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है, इनका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टाटीन है, इनका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आप आ जाइए हीलियम छोड़ दीजिए, हीलियम छोड़ दीजिए तो बॉन्ड नहीं बनाता है। उसके बाद ले लीजिए कौन? हीलियम। नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, इनका कितना? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या तो सब दिमाग में रखिए, अगर सब नहीं रख रहे हैं तो ये दिमाग में रखिए। एगो हाइड्रोजन को इसमें दिमाग में रख लीजिए, इसमें बोरॉन एल्युमिनियम को दिमाग में रखिए, इसमें कोई भी नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कार्बन और सिलिकॉन दिमाग में रखिए, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दिमाग में रखिए, ऑक्सीजन और सल्फर दिमाग में रखिए और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको दिमाग में रखिए। इसमें जेनॉन को दिमाग में रखिए। इन लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए एलिमेंट के पास, अभी रुकिए स्ट्रक्चर अभी हम अगले बोर्ड पर बात करेंगे, थोड़ा दूसरा बात बताते हैं। एलिमेंट जो होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या होता है? कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिंबल V होता है, कोर इलेक्ट्रॉन का सिंबल C होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन क्या होता है? वो ये होता है द इलेक्ट्रॉन्स present in आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहर वाले ऑर्बिट में होता हो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं एक्सेप्ट, छोड़कर, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑल रिमेनिंग बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन।
कह रहा है कोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है, इट डज नॉट मेक बॉन्ड, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता है। ये वाला बॉन्ड बना सकते हैं, इट कैन मेक बॉन्ड, ये लोग बॉन्ड बना सकते हैं। जो ये लोग बॉन्ड बना सकते हैं तो इसमें भी दो तरह के आते हैं। इलेक्ट्रॉन सब जाता है बॉन्ड बनाने, लेकिन जो बना लेता है उसको कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और जो बनाने से चूक जाता है उसको कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर। ठीक है ना, इतना उतारिए तो हम बात लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और बात करेंगे। उतारिए। अब देखिए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दो लोग होते हैं, एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक वो होता है जो बॉन्ड बना लेता है, और दूसरा वो होता है जो बॉन्ड नहीं बनाता है, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये होते हैं दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मेक बॉन्ड, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं, मेक बॉन्ड्स, उसका नाम क्या है, आर कॉल्ड, कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जो ऊपर में लिखा गया है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। कह रहा है कि दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों वैलेंस से इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कुछ बॉन्ड बना लेता है तो उसको बॉन्डेड कहते हैं, अब वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में ही कुछ बॉन्ड नहीं बना पाता है तो उसको नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर कहते हैं। तो दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच जो डज नॉट मेक बॉन्ड, जो बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, सॉरी विच बॉन्डेड है ना, विच कैन मेक बॉन्ड, विच मेक बॉन्ड्स आर कॉल्ड बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसी को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। क्या लिखे भाई, विच दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच मेक बॉन्ड आर कॉल्ड, उसको कहते हैं बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या लिखे हैं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे विच डज नॉट होगा, ऊपर में लिखे हैं बॉन्डेड वाला, विच डज नॉट मेक बॉन्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर कहते हैं। और दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मेक बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो नहीं बना पाता है उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उतारिए। अब देखिए, कुछ मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। जैसे एक यहाँ पे लिख रहे हैं CH4, इधर लिख रहे हैं अमोनिया, और यहाँ पे लिख रहे हैं H2O। इसमें कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वह 4 होता है, नाइट्रोजन का 5 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है। कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह 4 है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो यहाँ पे हमारा कार्बन हो गया, उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4।
और 4 हाइड्रोजन भी है, तो एगो इधर जाके बॉन्ड बना लेगा, ये यहाँ बॉन्ड बना लिया, ये यहाँ बॉन्ड बना लिया और ये यहाँ बॉन्ड बना लिया। यहाँ आइए, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3 4 5। तो 3 गो हाइड्रोजन है, तो ये वाला इससे बॉन्ड बना लिया, दूसरा इससे बॉन्ड बना लिया, तीसरा इससे बॉन्ड बना लिया, ये छूट गया। अच्छा, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 2 हाइड्रोजन है, तो एगो यहाँ बॉन्ड बना लिया, दूसरा यहाँ बॉन्ड बना लिया। तो ये जो यहाँ पे छूट गया यही हमारा क्या है, लोन पेयर। ये जो यहाँ छूट गया यही क्या है, लोन पेयर। तो देखिए ये 4 को यहाँ भी है, 1 2 3 1 4, तो इसका भी कुछ ऐसे ही हम लोग का दिमाग कर रहा था, एगो इधर हो, एगो इधर हो, एगो इधर हो और एगो इधर हो। इसमें भी वैसा ही कह रहा था, ऑक्सीजन है तो एगो इधर हो, दूसरा इधर हो, तीसरा इधर हो, चौथा इधर हो, ऐसा ही कह रहा था। लेकिन यहाँ पे जो 2 लोन पेयर है, ये 2 जो लोन पेयर है, ये लोग अपने में रिपल्सन क्रिएट करता है, उस रिपल्सन के कारण ये एक दूसरे को दूर भगाता है, तो ये चापेगा तो ये ऐसे हो जाता है, इस टाइप का, ये वाला एक ये ऐसे हो जाता है और 2 लोन पेयर आ जाता है। तब देखिए इसमें पहला वाला जो बॉन्ड है वह क्या है, वह रेगुलर बॉन्ड है। आप यहाँ देखिए, जिस हाल हुलिया में जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये, वैसा ही ये, वैसा ही ये। अगर इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, z मानते हैं, डेल मानते हैं, तो x बराबर y बराबर z बराबर डेल्टा। क्यों? कि वो सब एक ही जैसा है, रेगुलर। इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे रेगुलर ज्योमेट्री, जो हम आपको थोड़ा देर पहले सिखाया, इनका रेगुलर ज्योमेट्री है। रेगुलर ज्योमेट्री क्यों है कि लोन पेयर इसमें आया नहीं है। लोन पेयर आने से सब लोग अपने अपने एक जगह पे बैठे हुए हैं। जहां लोन पेयर आएगा तो रिपल्सन ज़्यादा लेता है, रिपल्सन ज़्यादा लेता है तो उनका ओरिएंटेशन बिगड़ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए लोन पेयर आ गया है, तो अपने अगल बगल में बॉन्ड नहीं रखा है, दूर में रखा है, ढकेल करके चाप दिया है ऐसे। तो ये वाला देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा x है और ये हमारा y है और ये क्या है, z है और ये क्या है, डेल है, तो इसमें क्या होगा, x बराबर y होगा और ये बड़ा होगा, और z बराबर क्या होगा, डेल होगा। जिस हाल हुलिया में ये है उसी हाल हुलिया में ये है, और जिस हाल हुलिया में ये है उसी हाल हुलिया में ये है, ये दोनों एक ही जैसा है, तो x बराबर y हो गया। चूंकि लोन पेयर दाब करके इन लोगों को छोटा कर दिया है, तो ये दोनों बराबर होंगे और फिर एक्स वाई बराबर होंगे, और एक्स वाई बराबर होके भी इन दोनों से बड़ा होगा, चूंकि रिपल्सन वहाँ ज़्यादा है। यहाँ आइए, यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हम लिखें, इसको लिखें x, इसको लिखें y, इसको लिखें z और इसको लिखें डेल, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, y होगा। ये लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन होता है, एक दूसरे से दूर भगा देगा, सबसे बड़ा y होगा। उससे छोटा कौन होगा, x होगा और z के बराबर होगा, और सबसे छोटा कौन होगा, डेल होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाने से यहाँ भी कुछ डिस्टॉर्टेड टाइप का है, तो ये वाला क्या है, इरेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर जियोमेट्री, और ये भी हमारा क्या है, इरेगुलर ज्योमेट्री। इरेगुलर ज्योमेट्री उतारिए। अब देखो, तो एक थोड़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिमाग में रखना है। रेगुलर ज्योमेट्री वो होगा जहाँ पे लोन पेयर नहीं हो, और इरेगुलर या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री वो होगा जहाँ पे लोन पेयर आता हो। अब आइए, अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कुछ बात हम करेंगे। देखिए यहाँ पे है सम ऑफ बॉन्ड पेयर
एंड लोन पेयर। और यहां है उसका हाइब्रिडाइजेशन, यहां है हाइब्रिडाइजेशन, और यहां है उसका ज्योमेट्री, यहां है जियोमेट्री, और यहां है उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, आइए। कह रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जोड़ 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर होगा, स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, एक सेंट्रल एटम यहां होगा, एक एटम दाएं और दूसरा एटम बाएं। ये सेंट्रल एटम इसलिए बड़ा दिखा रहे हैं और इनको छोटा दिखा रहे हैं, एक दाएं एक बाएं होगा। बॉन्ड एंगल इनका कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। अच्छा, अगला है मान लो 3 हो तो ये होगा sp2, इसका होगा ट्राई एंगुलर प्लेनर। इसका बॉन्ड कैसा होगा, एक यहां सेंट्रल एटम होगा, एक एटम यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसमें बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। आगे कह रहा है कि 4 हो तो 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। नाम इसका होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नाम होगा। और बॉन्ड इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह दिखेगा। एक एटम यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। और वही अगर लिखते हैं तो 109.5 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि मान लो कि अगला 5 है तो इसका होगा sp3d। sp3d क्या हुआ, ये हुआ TBP, पूरा नाम क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ सेंट्रल एटम होता है, एक नीचे, एक एटम ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। इसमें जो एंगल होता है, ये ऊपर वाला जो है ना वह होता है 90 डिग्री, और ये ट्राइगोनल वाला जो होता है वह 120 डिग्री होता है। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर अगर 6 है तो sp3d2, इसका होगा, ये होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होगा। इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, ऐसे एक ऊपर फिर एक नीचे। यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, एक एटम यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, सब 90 डिग्री होगा। उसके बाद आइए, अगर मान लो 7 हो, 7 तक होता है, 7 हो तो उसका नाम, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, p3 और d3, 3 3 6 और 1 7। और कह रहा है इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, पीबीपी, यानी ये हुआ पेंटागोनल
पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पीबीपी। और स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, एक एटम यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और इसका नाम और इसका एंगल क्या होगा, ये ऊपर वाला होगा 90 डिग्री और ये अंदर वाला क्या होगा, एक अंदर वाला होगा 72 डिग्री। तो ये सब दिमाग में रटा होना चाहिए कि जहाँ भी आए बॉन्ड पेयर लोन पेयर ये दोनों मिलकर दो हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, बॉन्ड एंगल उतना होगा। 3 आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्राइंगुलर प्लेनर होगा, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा, 120 डिग्री होगा। यहाँ पे 4 आ गया तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, इस तरह का उसका बनावट होगा, बॉन्ड एंगल ये होगा। 5 आ गया तो sp3d होगा, 5 आ गया तो sp3d, 1 s3p 4 और 1 d 5। tbp होगा, ये tbp है वह pbp है, ये tbp वह pbp। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वो है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये होगा उसका स्ट्रक्चर यहाँ है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 120 डिग्री। 6 नंबर में है, अगर 6 होता है तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ये ज्योमेट्री ये एंगल। 7 होता है तो sp3d3 pbp पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड एंगल। ये उतारिए इसको। अब देखो एक नोट दिमाग में तुमको रखना है कि फॉर स्ट्रक्चर एंड जियोमेट्री, स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी टेक यानी हम लोग लेंगे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बोथ, दोनों को लेंगे। अगर क्वेश्चन में स्ट्रक्चर पूछ रहा है या ज्योमेट्री पूछ रहा है तो हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को लेके बात करेंगे। कैसे बात करेंगे वो सिखाएंगे आपको। अच्छा, अगला है कि फॉर शेप, अगर क्वेश्चन में शेप डिमांड किया गया है देन वी टेक, हमें क्या लेना है, हमें लेना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो हम लोगों को क्या लेना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स लेना है। आगे कह रहा है, एक तो बात ये हुआ, दूसरा है कि फिलिंग ऑफ एटम्स इन डिफरेंट जियोमेट्री, डिफरेंट ज्योमेट्री में एटम को कैसे हम लोग फिल करेंगे, पुट करेंगे। तो ये एक हमारा है ये वाला ज्योमेट्री, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। दूसरा ये ज्योमेट्री है, इसमें भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, कोई कैसे भरेगा सही आएगा। एक है ये टेट्राहेड्रल, तो इसमें थोड़ा दिमाग में रखना है। दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन भरना है, एक पहले यहाँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे भरना है। अगला स्ट्रक्चर हमारा ये है, तो इसमें क्या करना है, ये सेंट्रल है, ये दोनों पर पहले इलेक्ट्रॉन भरना है, ये दोनों पे, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मान लीजिए ऐसा नहीं हो, ऐसा हो, ऑक्टाहेड्रल हो, तो ये सेंट्रल भरेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 1 नंबर को पहले भरेंगे, फिर हम क्या भरेंगे,
फिर यहाँ और फिर यहाँ। अगला हमारा पीबीपी है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो यहां भरेंगे, फिर क्या करेंगे, इन लोगों के पास भरेंगे 1, और ये क्या हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, थोड़ा हौच पौच है, इनका क्वेश्चन बहुत कम आता है। आपको ये दोनों में मसला नहीं होगा इन लोगों में मसला होगा। तो ये दिमाग में रखना है, एक इनको दिमाग में रख लेना है, फिर इनको, फिर इनको। ये टेट्राहेड्रल में सेंट्रल भराएगा, सेंट्रल कौन होगा क्या होगा हम बात करेंगे अभी। तो सेंट्रल भराएगा, सेंट्रल भरने के बाद पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसमें सेंट्रल भरने के बाद ये दोनों 1 नंबर में है, ये 2, 3, 4, और सेंट्रल भरने के बाद ये चारों पहले भरेंगे, फिर ये, और इस वाले में सेंट्रल भरने के बाद ये दोनों हमारे 1 हुए, ये 2, 3, 4, सॉरी 2, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, वैसे भरेंगे। उतारिए, इनको बात बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए, हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन डिटरमाइंस हाइब्रिडाइजेशन दूसरा में ज्योमेट्री, तीसरा में शेप ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 1 नंबर ये बताना है, दूसरे में ज्योमेट्री बताना है, अगले में शेप बताना है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, आइए एक और बताना है कि लोन पेयर, 3, 4 में लोन पेयर बताना है। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल एटम पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम कौन होता है। फॉर सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन होता है, इसमें एक दिमाग में रहना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वह सेंट्रल एटम नहीं होता है। हाइड्रोजन इज नॉट सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम नहीं होता है। आगे कह रहा है, अब हाइड्रोजन सेंट्रल नहीं होता है, उसके बाद कह रहा है कि दैट एटम इज सेंट्रल एटम, वह एटम सेंट्रल एटम होता है विच इज एट मिनिमम नंबर, जिसका नंबर क्या हो, कम हो। वह सेंट्रल एटम होता है जिसका नंबर क्या हो, कम हो। कह रहा है इफ यदि कि 2 या मोर एटम्स आर एट मिनिमम नंबर। कह रहा है 2 या 2 से ज्यादा एटम अगर मिनिमम नंबर पे हो, देन तब that atom is central atom which has more valence electrons। बात को समझ रहे हो? सर बोले कि दैट एटम इज सेंट्रल एटम विच इज एट मिनिमम नंबर।
जिसका नंबर कम हो। और इफ 2 या मोर एटम्स आर एट मिनिमम नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिनिमम नंबर पे हो, देन डैट एटम इज सेंट्रल एटम, तो वह एटम सेंट्रल एटम होता है विच हैज मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस बात को थोड़ा हम लोग समझें। जैसे मान लो दिया गया है NH3 दिया गया है, इसमें बताना है कि बताओ कि सेंट्रल एटम कौन होगा। तो हाइड्रोजन हमारा कितना है, 3 है, और नाइट्रोजन 1 है। नाइट्रोजन का नंबर कम है तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हुआ। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। ये देखो कह रहा है कि P2O5 ये दिया गया है, इसमें सेंट्रल कौन है, तो फास्फोरस का नंबर कम है, ये ज़्यादा है, तो ये सेंट्रल हुआ, सेंट्रल एटम हुआ। अच्छा, ये सेंट्रल एटम हुआ। आज तीसरा नंबर में है कि XeOF2 ये दिया गया है, इसमें हमारा कौन सेंट्रल होगा। अब देखो 2 लोग कम नंबर पे है, ये तो ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी कम नंबर, जेनॉन भी एक, 2 लोग कम नंबर पे है, ऑक्सीजन और जेनॉन, ये दोनों आदमी कम नंबर पे हैं। तो जब एक से ज़्यादा कम नंबर पे आ जाए तो वह सेंट्रल होता है जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो याद करो कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम 6 बताए थे और जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बताए थे। तो सर बोले हैं कि जैसे 2 लोग कम नंबर पे आ गया तो सेंट्रल वो एटम वो होगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, यानी जेनॉन हमारा सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए हम बात ये करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन हम डेवलप किया था कि डिटरमाइंस हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप लोन पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग। चलिए, तो उसमें हम 1 नंबर में देखने जा रहे हैं CH4। तो अब इस देखिए हाइब्रिडाइज ज्योमेट्री निकालने का या हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक ट्रिक है। एक वो तो है कि स्ट्रक्चर देख करके बताइए, और एक उसका ट्रिक है। देखिए पहले हम ट्रिक बता दें हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। ट्रिक टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन, यही दिमाग आ जाए सब कुछ निकल जाएगा। तो सर बोले कि उसमें 2 बात दिमाग में रहे। इफ यदि मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन एटम हो, देन तब हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये बात दिमाग में रखना है कि मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन एटम हो तो क्या होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। अगर हाइड्रोजन एटम नहीं हो, इफ मॉलिक्यूल हैज नो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन नहीं हो, देन तब हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटा 8। बात समझ रहे हो। कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, और अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 8। जैसे पहले हम इनका देखें, मान लो H2O दिया गया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तरीका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 है तो 2 से गुना, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बटा कितना 2, तो 6 2 8, 8 बटा 2 बराबर 4 आया। 4 के लिए क्या बताए थे, sp3 बताए थे ना, तो sp3 हो गया। ये देखिए मान लीजिए दे रहा है हमारा
NH3। इसका कह रहा है कि बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या बोलिएगा। नाइट्रोजन का 5 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 3 का 3, हाइड्रोजन है तो 2 से भाग देंगे, 5 3 8/2 बराबर 4, 2 चौका 8, क्या हो गया sp3, 4 के लिए sp3। एक और ले लीजिए, वो क्या है, वो हमारा है, वो दिया गया है H2O। हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 है तो 2 से गुना, ऑक्सीजन का 6/2, 8/2 बराबर 4, 4 के लिए क्या होगा sp3। अगर हाइड्रोजन नहीं हो तब, जैसे मान लीजिए कि CO2 दिया गया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 8, हाइड्रोजन नहीं होगा तो 8 से भाग देंगे, तो कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 6 × 2/8, 6 दूनी 12, 4 16, 16/8, 16/8, तो 8 दूनी 16, 2 के लिए क्या होगा sp। एगो इधर देखिए, कह रहा है कि दिया गया है PCl5, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फास्फोरस का होता है 5, क्लोरीन का 7, 5 से गुना बटा कितना 8, तो 7 × 5 = 35, 5 40/8, 8 × 40, 5 के लिए क्या होगा sp3d आंसर। तो ये दिमाग में रहे, अगले दिन हम आएंगे तो इस पर डिपेंडेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। उतारिए, फिर मिलते हैं।